नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्रीमती मधुलिका अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। आज हम उनसे जानना चाहेंगे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें राजनीति की, समाज की, देश के विकास की, शहर के विकास की, राजनीति की में किस तरह से काम होता है वो, और उनके कार्यकाल को लेकर भी हम प्रश्न करेंगे। और आपके भी जो प्रश्न हैं उनके भी हम उत्तर आज उनसे जानना चाहेंगे। बाकी शुरू करने के पहले मैं भाभी जी से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई वहीं से करता हूँ प्रश्न। और भाभी जी, आप ये बताएं कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है, कि आपने कहाँ से शुरू किया, फिर इसके बाद मैं आपके कार्यकाल के दौरान जो किया उसके बाद बात करूँगा। जी भैया, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और जो मेरी राजनीतिक जर्नी है तो मैं बताना चाहूँगी बहुत गर्व के साथ कि जो मेरा मायका पक्ष है इटारसी में पूरा राजनीति में है। जी। और आप जानते हैं कि दोनों ही पक्ष होते हैं, परिवार बड़ा था, दोनों ही पार्टियों के लोग थे उस घर में। मेरे पिताजी 3 बार नगरपालिका अध्यक्ष, 3 बार पार्षद और 1 बार नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं। आपके फादर? जी, मेरे पिताजी मायके में। जी। तो मतलब कहना चाहिए कि आपको जो राजनीति का गुण है वो मतलब पितृपक्ष से आया है। बिल्कुल। जी। तो चुनाव में जो प्रचार प्रसार होते थे उस टाइम भी हुआ करते थे। हम छोटे थे लेकिन तब भी जाया करते थे। और एक बार मुझे पोलिंग एजेंट बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही जब मैं कॉलेज में आई तो मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने चुनाव प्रचार भी किए और सह सचिव के लिए खड़ी हुई थी। तो अच्छे मतों से मेरी विजय हुई थी। जी। मतलब आप छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश कर लिए? बिल्कुल, छात्र जीवन से। और जब फिर यहाँ मौका मिला तो फिर जो है, और जब 87 जून में मेरी मैरिज हुई गंजबासोदा में, जी, तो मैंने नवंबर में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरे विधिवत तरीके से ज्वाइन की। और मेरे पति हैं जो, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार है जो यहाँ का भी, वो भी राजनीतिक बैकग्राउंड है। सभी बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ भी 5 भाई। अच्छा, अभी आपने कहा कि यहाँ दोनों ही पार्टी के मतलब से संबंध रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत तो पैदा नहीं करता था कि जो है? नहीं भैया, ये बहुत खुशी की बात रही है कि हम मायके में 6 भाई बहन थे। तो आधे 2 भाई एक पार्टी के थे, 1 भाई एक पार्टी का था। चुनाव के मायके में। अच्छा, ये मायके में भी ऐसा था? जी। और यहाँ भी ससुराल में भी आपको दोनों ही पार्टी का? दोनों पार्टी का रहा। चुनाव के समय तो भाई लोग इस तरह बात करते थे। ऐसा तो नहीं होता था कि दोनों पार्टी की सेटिंग हो जाती हो कहीं? नहीं। आप समझते हैं जब जिसका रहता है उसी के साथ। लेकिन घर में माहौल वहाँ भी यही होता था, यहाँ भी माहौल ये रहा। लेकिन कभी भी वहाँ ना चुनाव के समय पार्टी आड़े आई, और यहाँ भी जब मेरा चुनाव रहा तो ऐसा कोई नहीं कि पारिवारिक मतभेद हुआ हो, या लोगों ने चाहा भी कि जब मुझे आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट मिला, तो अन्य लोगों ने चाहा भी कि मेरे ही घर परिवार से किसी को मेरे सामने उतारा जाए। लेकिन परिवार में कहा नहीं, एक घर में एक ही राजनीति करेगा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप सबका सहयोग मिला, और मैं बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका अध्यक्ष गंजबासौदा पद पर रही। चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि आप नगरपालिका अध्यक्ष का आपने यहाँ चुनाव फाइट किया, तो अब एक थोड़ा सा इसी में, चूंकि आप 2 प्रणाली होती हैं, एक प्रत्यक्ष प्रणाली होती है और एक अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। चूंकि आपने जो है सीधा चुनाव लड़ा था, तो उसमें और अप्रत्यक्ष प्रणाली में, दोनों में इजी कौन सा रहता है? मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रणाली ज्यादा है। उसमें ये होता है कि मेरे लिए सामने वाले की क्या फीलिंग है, ये चीज सामने आ जाती है। और जो अप्रत्यक्ष तो मेहनत की यदि बात करें तो मेहनत ज्यादा लगती है, और मिलना जुलना भी ज्यादा हो जाता है, और संपर्क बहुत अच्छे से होता है। ये प्रत्यक्ष प्रणाली मुझे ज्यादा पसंद है। जी। और अप्रत्यक्ष प्रणाली में तो आप जानते हैं कि जो है, अच्छा एक चीज और है कि इसमें जैसे अप्रत्यक्ष प्रणाली का एक अपन बात करें कि यदि मान लीजिए बहुमत कम है तो ये जो खरीद फरोख्त वाला जो है, ये इसमें भी होता है क्या? ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? होता है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता हो। चलिए, खैर आगे बढ़ाता हूँ मैं कि आप जब नगर पालिका अध्यक्ष थी, तो निश्चित तौर पे आपको
पूरा बासोदा दिखाई देता है विकास के रूप में, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी कोई आप लोग प्लानिंग करते हैं क्या कि शहर की हम कोई एक बड़ी प्लानिंग करें और उसके हिसाब से इसको शहर को डेवलप करें, ऐसा कुछ लगता है क्या, आप लोग करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जब पद पर आ जाते हैं उसके पहले से ही ये व्यवस्था शुरू हो जाती है कि यदि हम आते हैं, हमारी पार्टी आती है, तो हमें ये कार्य अपने नगर को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर जो विकसित के लिए रहे वो कार्य हम करते हैं। और अच्छा, इसमें एक बात और ये रहती है कि जैसे आपके इतने वार्ड हैं और वार्ड की और नगर की, जी, है ना, कहना चाहिए नगर का एक यदि वृद्ध रूप देखें अपन तो उसकी परिकल्पना अलग हो जाती है और वार्ड की परिकल्पना अलग होती है। तब ये जो दोनों में समावेश कैसे हो पाता है? समीक्षा होती है कि कहाँ जरूरत है अपन को ज़्यादा विकास की, चाहे रोड के मामले को लेके, नाली के मामले को लेके, या अन्य और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं उसको लेकर। तो हम जो प्राथमिकता जिन चीज़ों के लिए होती, जिस वार्ड में होती है, उसको पहले करते हैं। और होती सारे नगर में, सारे वार्डों में बराबर। लेकिन मैंने एक बात जो देखने को मिलती है, यहाँ भी देखने को मिलती है, या अपन ये कहें कि अमूमन ये पूरे देश की एक बात है कि एक जो कहना चाहिए कि एक मास्टर प्लान होना चाहिए या एक पूरा रोड मैप होना चाहिए। बात तो होती है उसकी जी, लेकिन वो कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो होते हैं। क्या होता है, यदि मेरा जो सोच है कि यदि एक ही पार्टी एक ही आगे आगे बढ़ती जाती है तो वो कार्य आगे बढ़ता जाता है। यदि बीच में कोई ड्रॉप हो जाता है तो वो चीज़ थोड़ी सी रुक जाती है वहाँ पर, क्योंकि हर आने वाला सोचता है कि मैं अपने हिसाब से काम अच्छा, एक बात और ऐसा भी देखने को मिला है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं और आपका प्रतिद्वंदी कहें जैसे, आप जिसको पसंद नहीं करते हैं वो किसी अन्य वार्ड में रहता है तो उस वार्ड का विकास नहीं करते। नहीं, तो ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा ये रहता है, प्रत्यक्ष प्रणाली हो या अप्रत्यक्ष, कि हमें सभी ने बनाया हुआ है, चाहे पार्षद के रूप में या प्रत्यक्ष रूप में हमें बनाया, तो हम सभी वार्डों के ऊपर ध्यान देते हैं। बस ये जहाँ वार्ड बड़े होते हैं कई बार और कहीं काम ज़्यादा होते हैं तो उनमें थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये आप देखें कि अपने शहर के साथ साथ पूरे भारत की भी यदि बात करें तो सभी जगह ऐसा लगता है कि पूरा भारत एक सा दिखाई देता है। और उसका रीज़न ये है कि ये जो गुमटियाँ हैं, झुग्गियाँ, ये जो इस तरह की जो इंक्रोचमेंट हैं, ये तो ये इसके ऊपर कई सरकारें बैठती हैं, कई लोग कई पार्टियों के अध्यक्ष बनते हैं, बैठती हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय कोई क्यों नहीं ले पाता कि शहर अपना अच्छा सुंदर बने, स्वच्छ बने? तो क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोग होते हैं और एकदम इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों के लिए पक्की व्यवस्था या कुछ ऐसी कॉलोनी। जिस दिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन ये इंक्रोचमेंट पे रखे जाते हैं उसी दिन यदि कार्रवाई हो जाए, जबकि हर विभाग में अपना एक कहना चाहिए कि विभाग होता है कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए भी होता है, तो वो लोग क्या कार्रवाई नहीं करते हैं? क्या रहता है ऐसा, क्योंकि इतने इंक्रोचमेंट हो कैसे जाता है? नहीं, कार्रवाई तो होती है, लेकिन ये लोग अस्थायी होते हैं, इसलिए ये इन लोगों की तरफ से सहयोग कम प्राप्त होता है। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अपन जब चूंकि नगर के पालिका अध्यक्ष के रूप में कहें तो एक शहर के मुखिया हो जाते हैं और अपने शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे, तो वो चीज़ मतलब दिखाई नहीं देती, जमीन पर दिखाई नहीं देती, मैं ये कह रहा हूँ वो जमीन पर नहीं दिखाई देती, तो इसमें कोई ना कोई सुधार की तो आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुधार की आवश्यकता, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैंने एक चीज़ वॉच की है कि यदि एक पार्टी का अध्यक्ष बैठा है या एक पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी उसको संरक्षण देने लगती है और दूसरी पार्टी की सरकार है तो वो वाली संरक्षण देने लगती है। तो ये नहीं लगता कि ये कहीं संरक्षण वाली मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है? आप बिल्कुल सच सच बोलिए जो सच है, मतलब आप ऐसे मत सोचिए कि आप पार्टी के वो हैं कि आप एक नगर के नागरिक भी हैं, तो ये मतलब एक समस्या मतलब मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे शहर की है। क्योंकि शहर स्वच्छ सुंदर होगा तो निश्चित तौर पे एक बाहर का जो आदमी आएगा उसकी ये लगेगा नहीं यार ये शहर बहुत सुंदर है, स्वच्छ है, तो एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा। मैं भैया आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तो कई जगह अतिक्रमण हटाने का आई बात, अभी भी नगर में है, तो क्या होता है आप और मैं पीछे से कहेंगे अतिक्रमण है अतिक्रमण है, लेकिन जब हम उसको कार्य रूप में करने जाते हैं तो हम ही लोग बाहर निकल के आ जाते हैं और कहते नहीं ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। और शायद आपको याद भी होगा कि उस टाइम एक रोड के चौड़ीकरण का मामला आया था, तो उसमें हुआ जो कुछ था
अनहोनी वो अपनी गलती से हुई थी खुद की, लेकिन कहा कि हाँ, नहीं उसके ये ऊपर ऐसा ये इस कारण हुआ, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, इसलिए चाहते हुए भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या उस समय जो होता है वो नहीं कर पाता है। लेकिन ये सोच नहीं, कई जगह रखना मैंने चाहिए। देखा है जी, कि यदि मान लीजिए एक चीज और मेरे को जो देखने में मिल रही है और मिलती है कि एक नगर का विधायक होता जी। है और एक नगर पालिका अध्यक्ष होता है, जी। दो होते हैं, दोनों के बराबर पावर होते हैं, वो शहर के अंदर अधिकृत होते हैं और वो अपने पूरे शहर का और उनका दायित्व होता है। तो लेकिन जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है, यदि आपने जैसा भी कहा कि अतिक्रमण हटाना है तो कोई कोई पहुंच जाते हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि को इतना विचार नहीं करना चाहिए कि कम से कम ये जो इंक्रोचमेंट है ये हटेगा तो आने वाली पीढ़ी को भी हम जो है एक अच्छा मार्ग दे पाएंगे, बिल्कुल, है ना? तो उसमें सहयोग मुझे लगता है करना चाहिए, जो आम पब्लिक है उसको सहयोग करना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई भी घर की भी यदि छोटी व्यवस्था, यदि अपना घर छोटा है, अपन टेबल लाए या टीवी लाए तो उसको व्यवस्थित करने के लिए घर में थोड़ी सी उठापटक होती है। ये बात मैंने उस समय भी कही थी और मैं आज फिर आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि जब कभी परिवर्तन की जरूरत होती है, विकास की जरूरत होती है, तो आम जनता को साथ देना चाहिए, तभी हमारा नगर हो, देश हो, विकास करता है और सुंदर। अभी मेरा ऐसा मानना है कि आम जनता तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन से चलती है जी। यदि प्रशासन सख्त होगा तो जनता कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन इनका संरक्षण का जो मामला आता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मामला दिखाई देता है। वो यदि उस पर कंट्रोल यदि हो जाता है तो इन चीज़ों पर विजय पाई जा सकती है। चलिए, खैर हम तो विश कर सकते हैं कि कोई ऐसा आए, और हम तो योगी जी को देखते हैं वो अपने उसमें वहाँ क्या है नहीं है, वहाँ भी लोग करते हैं, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी रहती है, तो वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पूरे मतलब भारत में एक इतिहास उनका बना हुआ है ना। तो मैं एक बात और पूछ रहा था कि आप नगर पालिका अध्यक्ष रहते, और यदि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, उन्होंने एक बहुत अच्छा मिशन चलाया हुआ है, वो है स्वच्छ भारत का। तो वो स्वच्छ भारत का मिशन उनको चलाया हुआ है, वो जमीन पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ओर से 100% दिखाई नहीं देता है। कार्रवाई काम तो करते हैं, योजनाएं भी लागू करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको क्रियान्वयन होना चाहिए या जो उनकी परिकल्पना है वो परिकल्पना पूरी दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? भैया, मैं वही बात आपसे कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा, हमसे कहा, जनप्रतिनिधि हो कोई भी, लेकिन जब तक आम पब्लिक सहयोग नहीं करेगी तो ये काम हम नहीं कर सकते। जो भी शासक होता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस के लिए जमीन पर पहले जनप्रतिनिधि को उतरना पड़ेगा जी, और वो क्रियान्वयन वाली स्थिति होती है, वहाँ पे वो दिखाई नहीं देती है ना। और उसको दिखाने के लिए पहले, जैसे देखिए आप उन प्रधानमंत्री ने खुद ने झाड़ू लगाया, जैसे ही झाड़ू लगाया तो दूसरे लोग अपने आप झाड़ू पकड़ने लगे, है ना। तो ठीक उसी तरह से कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि इस काम को इंटरेस्ट लेके करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए समाज वो देखता है जो हमसे बड़े लोग करते हैं, है ना, उसी को फॉलो करता है। अच्छा, आज यदि अपन किसी बच्चे को भी बोलेंगे ना तो आपको वो देख रहा है कि आपका बिहेवियर देख रहा है। यदि आप मोबाइल चला रहे हो और उससे कहेंगे नहीं बेटा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आना चाहिए जनप्रतिनिधि को, और इस पे एक बहुत ठोस, क्योंकि समाज के अंदर इतनी सब जो, अच्छा एक और इसमें एक बात और जोड़ता हूँ मैं, क्योंकि आपसे पूछना इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उन सब चीज़ों को फेस करे हैं कि आज की तारीख में यदि अपन बात करें, समाज शिक्षित हो गया है ना। पूरा ऐसा नहीं कह सकते, 2-4-5% अशिक्षित हो सकते हैं कि, और करीब करीब सभी के बच्चे बड़े बड़े मिशनरी स्कूलों में और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इतनी एजुकेशन के बाद भी वो अवेयरनेस नहीं आ पाई उनके अंदर कि हमें कचरा अपना कहाँ डंप करना है। अब कचरा गाड़ी आ रही है तो अपनी ड्यूटी बनती है, बेचारा वो तो अपना आया है कि हमें भी उसमें डंप करना चाहिए, डालना चाहिए, समय पे डालना चाहिए। तो वो तो नहीं करते, और मालूम चलता है कि खाली जो प्लॉट पड़ा हुआ है या नाली है तो नाली में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि एजुकेशन में कमी है, व्यवहारिक ज्ञान में कमी है, या एक ये स्वच्छता एक संस्कार है उसमें कमी है? स्वच्छता संस्कार है उसमें कमी है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है। मेरे पास उस समय भी बहुत मामले आए इस चीज़ को लेकर, और आज भी लोग मुझसे ये चीज़ कहते हैं
कि कचरा गाड़ी आ रही है और बताइए आप उसमें डाला नहीं। मैं खुद कई बार देखती हूँ जब सुबह निकलती हूँ घूमने के लिए कि वो बेचारे सफाई कर्मचारी सफाई करके गए और हमारे ही भाई बहन वो कचरा पॉलीथिनों में या घर का निकाल के ढेर लगाते हैं, जानवर आके फैला देते हैं। ये संस्कार की और कमी है। शिक्षित होने जरूरी नहीं है, संस्कार भी होना चाहिए। कहते हैं कि शिक्षित होकर कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन संस्कार भी जरूरी है। तो यही चूंकि मेरा भी यही मिशन रहता है, मैं जिससे भी मैं एक बात जरूर, ये वाली बात जरूर करता हूँ कि स्वच्छता के लिए आपने तो पहले भी देखा है कि स्वच्छता के लिए क्योंकि सभी के प्रयास से इस चीज को पे निजात पा सकती है ना। शासन अकेला अपन कहें, शासन या प्रशासन कोई दोष देते रहें तो कुछ हमारा भी दायित्व है कि हम भी उसको वो करें। चलिए खैर, तो अब मैं कुछ राजनीतिक बातों पे आ जाता हूँ कि जो है अब अध्यक्ष के बाद आपका कोई और आगे का प्लान है क्या? विधायक बनने का कोई आपकी महत्वाकांक्षा है क्या? देखिए, राजनीति में सब चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं भी इंसान हूँ, महत्वाकांक्षा मेरी भी होती है, लेकिन ये सब पार्टी डिसाइड करती है कि किसको क्या बनाना है और किसको नहीं बनाना है। ये प्रणाली वहीं से चलती है, ये सब उन्हीं की सोच होती है। तो लेकिन एक बात और मेरे को देखने में मिलती है कि राजनीतिक आदमी की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती है। वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक। और दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं युवाओं को आगे आना चाहिए। तो युवा जब तक वो 4 बार ये चुनाव लड़ेगा, जब तक बेचारा वो युवा बुढ़ा हो जाता है और वो जो है युवा बने रहते हैं, वो चुनाव का मौका ही नहीं देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होना चाहिए कि नहीं? युवाओं को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को मौका मिलता है, युवा आगे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है उसमें अभी कितने युवा हैं जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और बीजेपी प्राप्त हुई है। और कभी कभी ये होता है कि अनुभव वाले व्यक्तियों को ही रखा जाता है जिससे कि पार्टी को सहयोग मिलता रहे, डेवलपमेंट हो सके। जी जी जी। और यदि आपको मौका मिलता है कि साहब, तो आपकी पहली ये क्या रहेगी कि साहब हम जो है शहर को कुछ ऐसा कुछ है अभी विचार बनाया है क्या आपने? समय आने पर पता चलेगा। चलिए, अब मैं एक बात और पूछता हूँ कि एक चीज मेरे को जो बहुत ज्यादा वो लगती है कि आपके शहर में हमें बहुत अच्छे अच्छे नेता मिले हैं, है ना, जनप्रतिनिधि मिले हैं। हम आदरणीय सुषमा जी की बात करते हैं, स्वर्गीय बिचारी, वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और उन्होंने, लेकिन उनका हम जो उपयोग कर सकते थे शहर के डेवलपमेंट में, तो क्या हमने उनका उपयोग किया उतना, या वो बड़ी बड़ी योजनाएं हम ला सकते थे, हम लाने में समर्थ रहे क्या? और यदि नहीं रहे तो क्या ऐसा कारण है कि हम इन बड़े नेताओं का, बड़े प्रतिनिधियों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं? हाँ, ये तो रहा है कि गंज बासुदा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े नेता रहे हैं, जैसे अभी आपने श्रद्धेय दीदी की चर्चा की है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी जो हमें भारी सौगात नहीं मिली है। फिर भी देखिए आप, बाईपास है, नहीं काम रोड वगैरह हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस लेवल के हमारे पास राजनीतिक लोग हैं, हम अभी आदरणीय शिवराज जी की भी बात करें, है ना, वो 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हम उनका जो उपयोग कर सकते थे या उनसे हम देखिए, वो तो अब उन्हें तो पूरे प्रदेश को देना रहता है, ठीक है, लेकिन मांगने हम बार बार जाएंगे तो निश्चित तौर पे फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं चलो ठीक है कि जो है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं अपने मांगने में कमी तो नहीं रहती यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, हम प्रॉपर मांग नहीं पाते हैं अपने शहर के लिए। मांगे तो हमेशा उठती रहती हैं भैया, वही बात है ना कि चाहे नगर पालिका हो या विधायक का क्षेत्र हो या प्रदेश हो, सब कुछ सब जगह देख कर करना पड़ता है। हो सकता हो कि उनको लगता होगा कि अब भी बासुदा विदिशा जिले में इतनी जरूरत नहीं है। नहीं, विकास तो हमेशा विकास के लिए कोई जरूरत ही वो है कि विकास तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है विकास से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लगता है कि बड़े बड़े लोगों का हम उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो इसके चलते कि हमारे शहर का डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। चलिए, चलते चलते मैं एक प्रश्न और कर लेता हूं कि जो है, कहते हैं कि नगर पालिका में बगैर कमीशन और बगैर परसेंटेज के कोई काम नहीं होते हैं, और परसेंटेज का मामला इतना है कि आज वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये स्थिति अपने
अपने बासुदा वाली नगर पालिका में भी ऐसी बनी है कभी, या ये सब हम सुनने में कहानियाँ रहती हैं? नहीं, नगर पालिका में ये स्थिति तो नहीं बनी, और सुनने में होता बहुत कम है शायद, लेकिन उसको बताया ज़्यादा जाता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली थी, मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और रही सौगातों की बात, तो हमारे गंजबासुदा को कॉलेज भी मिला है, कृषि महाविद्यालय, आपने देखा होगा। और अब स्कूल, सेंट्रल स्कूल है जो, वो भी सुषमा दीदी की सौगात रही है। कई बड़ी सौगातें हैं, जो अभी पचमा से गुलाबगंज जाने वाला रोड है, वो भी दीदी की देन थी। बहुत कुछ दीदी ने भी किया है। और मैं ये नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया है या नहीं दिया। मैं ये, मेरा मतलब सिर्फ कहने का इतना है कि जो हम उनसे ले सकते थे, हम जितना ज्यादा उनसे ले सकते थे उन्होंने दिया। हम ये नहीं कह रहे उन्होंने कुछ नहीं दिया है, उन्होंने दिया। आपने जो मांगा उन्होंने दिया, लेकिन हमारे मांगने में कहीं ना कहीं कमी, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है कि हम वो चीज़ नहीं मांग पाए हैं, है ना। और जो कमीशन की मैंने आपसे जो बात करी है वो इसलिए करी है क्योंकि कई वीडियो ऐसे मेरे को देखने और सुनने में मिल रहे हैं कि, और तो उस पर से मैंने ये प्रश्न किया कि क्या इस तरह की व्यवस्थाएं के चलते जो है चीज़ें बिगड़ती हैं क्या? मैंने बताया ना आपको कि मेरे समय में नहीं हो, शायद ऐसा नहीं होता होगा, और मालूम नहीं। चलिए चलिए, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं और पूछना चाहता था, लेकिन कई बार हमें समय का भी अभाव रहता है। तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है आपसे मुलाकात होगी तो फिर बात करेंगे, और आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।